हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। इस कोविड-19 के दौरान आप सभी का स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। हम सभी आज एक नए प्रकरण पर चर्चा करेंगे और वो प्रकरण है अपना संघवाद। लोकतंत्र में संघात्मक जो शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, संघीय शासन व्यवस्था किसको कहते हैं, इसका संचालन किस तरह होता है, इन विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं संघवाद पर चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। संघवाद किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि अपना देश भारतवर्ष और इसी तरह संसार के बहुत से देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं और लोकतंत्र में जो संघीय सरकार का ढांचा है, संघीय व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार हैं या उसके बाद स्थानीय सरकारें हैं, उनके बीच सत्ता का वितरण होता है। लोकतंत्र में जो शासन का स्वरूप मिलता है, लोकतंत्र में दो प्रकार की सरकारें, एक संघीय सरकार और दूसरी एकात्मक सरकार। दो प्रकार की सरकारें लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिखाई पड़ती हैं। आज हम संघीय सरकार के ऊपर चर्चा करेंगे। संघीय सरकार क्या होती है? संघ का अर्थ है जोड़, यूनियन, या साथ आकर के शासन चलाना। तो जैसे भारत एक राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय हैं। तो भारत एक संघीय राज्य है जिसमें 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों को मिलकर के एक संघीय सरकार है हमारी। संघीय सरकार में होता क्या है कि ये सारे राज्य अगर साथ आकर के नियंत्रित होना चाहते हैं, साथ आकर के चलना चाहते हैं, ऐसी सरकार जो इनका केंद्र स्तर पर संचालन करे, तो ऐसी व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। तो भारत में जो केंद्रीय सरकार है वो इन 28 राज्यों का संचालन करती है। तो केंद्रीय सरकार के पास शीर्ष सत्ता होती है, सबसे अधिक शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है और इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी होती हैं। तो संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो सकती है। पहली बात तो 2 या 2 से अधिक राज्य या प्रदेश साथ मिलकर के शासन करने के लिए तैयार हों और उनमें आपसी विश्वास हो। संघीय सरकार की पहली शर्त है कि 2 या अधिक राज्य साथ मिलकर के शासन संचालित करने के लिए तैयार हो। शासन संचालित के लिए तैयार होने चाहिए, तभी संघीय व्यवस्था हो सकती है। दूसरा, उनमें आपसी विश्वास हो। संघीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी बात है कि राज्यों के बीच अगर आपसी विश्वास नहीं होगा तो संघीय व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। भारत में 28 राज्य हैं, विविधतापूर्ण भारत है, लेकिन इन राज्यों के बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग साथ मिलकर के भारत की केंद्रीय सरकार के अधीन शासन संचालित करेंगे। तो संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक राज्य होने चाहिए जो साथ मिलकर के शासन करने के लिए तैयार हों। दूसरा, उनमें आपसी विश्वास होना चाहिए।
तो भारत में ये 28 राज्य हैं और हमारा इन 28 राज्यों का शासन केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। शेष राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं, 28 राज्य सरकारें हैं। तो संघीय व्यवस्था में दो बातें निकल करके आई कि संघीय व्यवस्था में एक केंद्रीय सरकार होगी, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार होगी। मतलब कम से कम 2 स्तर की सरकार होगी, 3 स्तर की सरकार भी हो सकती है। जैसे भारत में एक स्थानीय सरकार भी है, भारत में 3 स्तर की सरकार है। केंद्र स्तर की सरकार का संचालन दिल्ली से होता है, राज्य स्तर का सरकार का संचालन राज्यों की राजधानियों से होता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय सरकार प्रत्येक जिले स्तर पर है। तो इस प्रकार सरकार का 3 स्तरीय संचालन अपने देश में। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हो सकती हैं। ये बात समझ में आ गई? संघीय सरकार किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के शासन करने के लिए, शासन संचालित करने के लिए तैयार हों और उनमें आपसी विश्वास हो। लोकतंत्र में 2 प्रकार की सरकारें, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। अब इन दोनों में अंतर क्या है, एकात्मक सरकार और संघीय सरकार में क्या अंतर है, उसको हम आगे स्पष्ट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं प्रकरण पर। संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। संघीय सरकार में अभी आपने देखा कि 2 या अधिक स्तर वाली सरकार होगी, अर्थात यहां केंद्रीय सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है या स्थानीय सरकार भी हो सकती है। 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होगी संघीय सरकार में। एकात्मक सरकार में एक स्तर की सरकार होगी, केंद्र की ही सरकार होती है और सारी सत्ता उसके पास होती है। एकात्मक सरकार में सारी सत्ता केंद्र के पास होगी। यहां पर संघीय सरकार में केंद्र की सरकार पूरे देश के शासन का संचालन करेगी, राज्य सरकारें राज्य स्तर की सरकार का संचालन करेंगी। केंद्रीय सरकार पूरे देश का शासन चलाएगी, राज्य सरकार राज्य स्तर का शासन संचालित करेगी और दोनों सरकारें स्वतंत्र होंगी। पहली तीसरी बात यह है कि दोनों सरकारें स्वतंत्र होंगी। राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं होंगी, राज्य सरकारें स्वतंत्र होंगी और अपने जनता के प्रति जवाबदेह होंगी। दोनों जवाबदेह होंगी अपने कामों के लिए। अगर वो अच्छा काम करती हैं, बुरा काम करती हैं, तो जनता उनसे प्रश्न पूछ सकती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का चयन जनता करती है, तो सरकार अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो दोनों स्तर की सरकारें हैं, वो अपने सभी कामों के लिए जनता को जवाब देंगी। यहां एक स्तरीय वाली सरकार होगी, राज्य सरकारें होंगी किंतु स्वतंत्र नहीं होंगी। एकात्मक सरकार में राज्य सरकारें आदेशित होंगी, केंद्र की सरकार इन राज्य सरकारों को आदेश देगा और इन आदेशों का पालन राज्य सरकार को करना पड़ेगा। यहां राज्य सरकार स्वतंत्र है संघीय व्यवस्था में। एकात्मक सरकार में ऐसी व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं और केंद्र सरकार जो आदेश देता है उसको उनको पालन करना पड़ेगा। यहां स्वतंत्रता उनके पास नहीं है। ठीक,
तीसरा, केंद्र सरकार जवाबदेह है, राज्य सरकार नहीं। वहां एकात्मक व्यवस्था में केंद्रीय सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, राज्य सरकारें जवाबदेह नहीं होती। तो यह अंतर है। संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो सकती है। दोनों की शक्तियां, दोनों के वित्तीय अधिकार, दोनों की स्वतंत्रता अलग होती है। ठीक, दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होती है। एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य सरकारें होती तो हैं, लेकिन वो राज्य सरकारें केंद्र के द्वारा निर्देशित होती हैं। जो आदेश केंद्र सरकार देता है उसको उन्हें पालन करना पड़ता है, और केंद्र सरकार ही अकेले जवाबदेह होती जनता के प्रति। अंतर स्पष्ट हो गया। तो एकात्मक सरकार क्या है और संघात्मक सरकार क्या है। अब हम संघीय सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं उसको देखते हैं। संघीय सरकार की विशेषताएं क्या है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जाएगा कि संघीय सरकार और इसकी विशेषताएं। अभी आपने जो चर्चा हम लोगों ने साथ मिलकर के की, उसमें पहला पॉइंट तो चर्चा से ही निकल गया कि संघीय सरकार जो होती है इसमें 2 या अधिक स्तर वाली सरकार होगी। संघीय सरकार की पहली विशेषता कि इसमें 2 या अधिक स्तर वाली सरकार होगी। जैसे भारतवर्ष में आप देखते हैं केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकार है। ठीक, पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि जो सरकारें होंगी, सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करेंगी। हम भारत के निवासी हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण भारत पर अपना शासन संचालित करता है। केंद्र सरकार पूरे देश का शासन चलाती है। तो समस्त भारतीय केंद्र सरकार के प्रजा हैं, केंद्र सरकार के नागरिक हैं। इसी तरह जब हम राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं तो हम राज्य सरकार के भी नागरिक हैं। तो जनसंख्या तो एक ही है, नागरिक समूह एक है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों उसी नागरिक समूह पर शासन करती हैं। इनके नागरिक अलग अलग नहीं हैं, नागरिक एक हैं, किंतु कर वसूली, प्रशासन, कर से संबंधित कोई बात है, अगर कर की वसूली होगी तो केंद्र की सरकार अलग कर एकत्रित करती है, राज्य की सरकार अलग कर एकत्रित करती है। प्रशासन को संचालित करने का तरीका केंद्र सरकार का अलग है, राज्य सरकार का अलग है। तो इन मामलों में कर और प्रशासन के संबंध में अलग अलग व्यवस्था है। वैसे नागरिक समूह एक ही है जिस पर दोनों सरकारें शासन करती है। नेक्स्ट, संघीय सरकार की जो तीसरी विशेषता है, संघीय सरकार की तीसरी विशेषता में यह आती है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार और अगर स्थानीय सरकार है तो स्थानीय सरकार जितने स्तर की सरकार होगी इनके बीच शक्ति का विभाजन होगा। शक्ति का विभाजन होगा जिससे कि उनमें आपस में कोई टकराव ना हो। केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं, राज्य सरकार के क्या अधिकार और शक्तियां हैं, स्थानीय सरकार के क्या अधिकार और शक्तियां हैं, ये पूरी तरह से संविधान के द्वारा निर्णित होंगे
और सबकी शक्तियां और अधिकार अलग अलग होंगे। शक्तियों का समुचित वितरण ये संघीय सरकार की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता, वित्तीय स्वायत्तता होगी। 2 स्तर की सरकार है या 3 स्तर की सरकार है, जैसी भी है, केंद्र की सरकार के अपने आर्थिक अधिकार होंगे, वो अपने कर वसूल सकते हैं और अपनी खर्च की व्यवस्था कर सकती है। राज्य सरकारें अपने टैक्स लगा सकती हैं और अपनी खर्च की व्यवस्था कर सकती हैं। तो इनको वित्तीय स्वायत्तता होगी, जिससे कि केंद्र के ऊपर राज्य की निर्भरता ना रहे या स्थानीय सरकार की निर्भरता राज्य सरकार पर ना रहे। हाँ, उनसे मदद ले सकती हैं, लेकिन इन सरकार जो अलग अलग स्तर की सरकार है, हर स्तर की सरकार के पास अपने वित्तीय स्रोत होंगे। किसी के आगे हाथ फैलाने की स्थिति न आने पाए, सब अपने आय के स्रोत और व्यय का हिसाब किताब रखेंगे। नेक्स्ट, 5वीं विशेषता ये है, केंद्र और राज्य या जितनी भी स्तर की सरकारें हैं, इनके बीच अगर कोई संवैधानिक विवाद की स्थिति आती है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय संघीय व्यवस्था में ये मुख्य विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हैं और उनमें कभी अगर संवैधानिक विवाद की स्थिति आती है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होगा। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वो उन विवादों को अच्छे से सुलझाए। ओके, नेक्स्ट, 6ठी विशेषता, संघीय सरकार की यह विशेषता है कि देश की एकता, बनाए रखे। देश की एकता के लिए सब लोग एकजुट हो, देश की एकता बनी रहे और जो क्षेत्रीय विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, जातीयता है, इसका सम्मान, क्षेत्रीय विविधता और जो जातीयता है, विभिन्न जातीय वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग हैं, उन सब का सम्मान संघीय सरकार को करना होगा। भारतवर्ष उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्मों का समूह, विभिन्न संस्कृतियों का समूह, इन सब को साथ लेकर के चलना संघीय सरकार की विशेषता में है। संघीय सरकार सबका सम्मान करेगी। ये संघीय व्यवस्था का एक विशेष अभिलक्षण है, एक विशेष विशेषता है। ओके, तो संघीय सरकार की विशेषताओं में से 6ठा लक्षण है। 7वां लक्षण है संघीय सरकार का कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई भी अकेली सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान का जो संविधान के मौलिक स्वरूप है, मौलिक स्वरूप में बिना सहमति के परिवर्तन नहीं, अर्थात केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति के बिना संविधान में परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। संविधान की जो मूलभूत बातें हैं, जो मौलिक ढांचा है, उसमें परिवर्तन के लिए दोनों की सहमति चाहिए ही। सदन में दोनों की सहमति होगी, विधानसभाओं में दोनों की सहमति होगी, तभी संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन हो सकता है। यह है 7वीं विशेषता। तो संघीय सरकार की ये 7 विशेषताएं ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संघीय सरकार की क्या विशेषताएं हैं। ओके, अब संघीय सरकार के कितने प्रकार होते हैं? आपने इससे पहले देखा कि लोकतंत्र में
दो प्रकार की सरकारें होती हैं, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। संघीय सरकार की विशेषता आपने देख ली। तीसरा चरण है संघीय सरकार के प्रकार। संघीय सरकार कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। संघीय सरकार दो प्रकार की होती है। एक, जैसे अमेरिका का उदाहरण है, जहां दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों को, प्रांतों को लेकर के एक इकाई का निर्माण किया जाए और वो इकाई साथ शासन चलाने के लिए, साथ में काम करने के लिए तैयार हों। किंतु इस व्यवस्था में जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको स्वायत्तता ज़्यादा होती है, उनको स्वतंत्रता अधिक होती है। वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं, उनकी स्वायत्तता अलग होती है। ऐसी सरकार संघीय सरकार का एक रूप है। तो अगर देखिए संघीय सरकार के रूप, संघीय सरकार के रूप दो हैं। नंबर एक, जहां दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को मिलाकर इकाई बनाई जाए और शासन संघीय तरीके से संचालित हो। इस व्यवस्था का व्यस्त उदाहरण है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इस व्यवस्था के उदाहरण है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और उन राज्यों को मिला करके वहां पर संघीय सरकार की स्थापना है। इस व्यवस्था में क्या है, यहां जो राज्य शामिल होते हैं संघीय ढांचे में, राज्यों को अपनी स्वतंत्रता रखने का अधिकार है। राज्य स्वतंत्र होते हैं। राज्यों को केंद्र की तुलना में अधिकार अधिक होते हैं। केंद्र की तुलना में अधिक अधिकार है राज्यों को। केंद्र यहां उतना शक्तिशाली नहीं होता, राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह संघीय सरकार का वो ढांचा है जहां राज्यों को स्वायत्तता अधिक है। राज्य अपनी स्वतंत्रता, अपनी प्राथमिकता साथ रख सकते हैं। ठीक। दूसरी संघीय सरकार का जो दूसरा रूप है, दूसरा प्रकार, जहां दो या दो से अधिक राज्य एक साथ मिलकर के संघीय शासन के अंतर्गत संचालित होने के लिए सहमत होते हैं। दो या दो से अधिक राज्य होंगे, ये तो प्रत्येक संघीय सरकार की कंडीशन होगी। संघीय ढांचा में काम करने के लिए तैयार होंगे। यहां क्या है, यहां केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, अमेरिका की जो व्यवस्था है वहां राज्य अधिक शक्तिशाली हैं, और दूसरी व्यवस्था यहां केंद्र अधिक शक्तिशाली हैं राज्यों की तुलना में। इसका उदाहरण है भारत, स्पेन, बेल्जियम। तो संघीय सरकार का ये दूसरा ढांचा है जहां कि राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा अधिकार दिया गया है। तो संघीय ढांचे में भी ये भिन्नताएं हैं। एक वो संघीय ढांचा जहां राज्य अधिक शक्तिशाली है, दूसरा वो संघीय ढांचा जहां केंद्र अधिक शक्तिशाली है। तो
ये तो व्यवस्था हो गई संघीय सरकार के दो प्रकार। संघीय सरकार का संचालन कैसे होगा, संघीय सरकार कब अच्छे से काम कर पाएगी, उसके लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। केंद्रीय सरकार अच्छे से काम कर सके, इसके लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। नंबर एक, जो सरकारें होंगी उनमें आपसी विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, जो संघीय सरकार स्थापित की जाएगी उसमें शक्ति का बंटवारा, शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच, या अगर तीसरे स्तर की सरकार है स्थानीय सरकार तो उसके बीच, मतलब शक्तियों का बंटवारा संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, जिससे कि केंद्र और राज्य में या राज्य और स्थानीय सरकार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना आने पाए। तो ये दो आवश्यक शर्तें संघीय सरकार के संचालन के लिए होती हैं। मित्रों, संघीय सरकार के ढांचेगत विशेषताएं, उनके प्रकार, उनकी आवश्यक शर्तें, ये आपने देखी। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए अपने मित्रों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करते हैं कि भारत में इस संघीय ढांचे को किस तरह से लागू किया गया है। थैंक यू।